चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पैसे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए सभी एक बार चेक करके भी बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। और ये सेशन बिल्कुल शिक्षक भर्ती वालों के लिए है और बिल्कुल हम आज से टॉपिक वाइज क्लासेस करने वाले हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर इस क्लास को आप लोग देखते हो तो बिल्कुल आप लोग थ्योरी भी नहीं पढ़ते हो तब भी आपसे यहाँ से इस टॉपिक से एमसीक्यू बनेंगे ही बनेंगे। तो बिल्कुल सभी एक बार बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। चलिए सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वर्षा जी, मंजू जी, योगिता जी, दुर्गावती जी, लक्ष्मी जी, वीरेंद्र जी, अंजलि जी, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए बता देंगे वॉइस आ रही है, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे आज का। और बिल्कुल आज शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ेंगे क्योंकि मनोविज्ञान के बारे में कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मनोविज्ञान के बारे में और अच्छे से मैं आप लोगों को कल बता दूंगी। ठीक है, एक बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे और मनोविज्ञान के बारे में एक शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बता देंगे कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ कि जो भी वर्ग 2 की तैयारी करने वाले थे लेकिन जिनका पीजी अभी नहीं हुए हैं और बीएड वाले क्या है वो अभ्यर्थी है, तो बिल्कुल उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी सहायक जो क्या है शिक्षक है प्रयोगशाला का, उनका पोस्ट आने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग उनका तैयारी अच्छे से करिए। और इसके लिए हमारे यहाँ अभी क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, तो बिल्कुल इस क्रैश कोर्स को आप इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ, नोट्स, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस और कोर्स वैलिडिटी 6 मंथ के साथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर किसी को और कुछ डाउट्स है तो बिल्कुल हमारे जो दिए गए नंबर है उसमें आप एक बार कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो बताएंगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राधे राधे सभी को। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है ये कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव के, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया के, अधिगम परिस्थितियां की सभी विकल्प सही हैं। चलिए बताइए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसके लिए शिक्षा को, कि शिक्षा क्या है। चलिए कौन बता सकता है कि शिक्षा क्या है। एजुकेशन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है भाई शिक्षा, बताएंगे क्या कोई। उसके बाद हम देखेंगे मनोविज्ञान, दोनों से मिल करके क्या बना हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान बना हुआ है। तो देखिए शिक्षा मीन्स क्या होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं कि सीखना हो, ठीक है, चाहे अधिगम हो, वो अधिगम या सीखना मीन्स क्या होता है, मतलब डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, मतलब सीखना क्या होता है, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। तो सीखना मतलब क्या, कहीं ना कहीं से इनसे हमको क्या मिल रही है, शिक्षा ही तो मेरी, कुछ ना कुछ हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, जो हम नहीं थे वो हम बन रहे, मतलब वो क्या होता है, शिक्षा होता है। तो शिक्षा से आप लोगों को क्या याद रखना है, शिक्षा मीन्स होता है व्यवहार में क्या हो जाएगा भाई, परिवर्तन होगा। ठीक है, शिक्षा मीन्स क्या होता है, अब हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो हमारे पास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, सीखते हैं और क्या करते हैं, हम ट्रेन होते हैं, तो वहां पे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आती है वही हमारी क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। और मनोविज्ञान में सभी को पता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोलने वाले कौन थे, तो अरस्तु थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मनोविज्ञान का अगर प्राचीन नाम आपसे पूछे तो आपको क्या लेना है, अरस्तु लेना है। लेकिन अगर आपको आधुनिक नाम पूछे तो आपको क्या लेना है, व्यवहार लेना है। और अभी तक वॉटसन ने जो व्यवहार दिया था मनोविज्ञान का, क्या कहा था कि व्यवहार का क्या है, अध्ययन करना होता है, तो अभी तक उनको कोई झुठलाया नहीं पाया था। तो अभी भी हम मनोविज्ञान को क्या बोलेंगे कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, किसी के व्यवहार का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है भाई, तो यही क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। तो दोनों को अगर मैं एक साथ जोड़ करके देखूं, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान को अगर मैं एक साथ जोड़ करके देखूं तो क्या हो जाता है, क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं जो भी चीजें हम सीखते हैं और सीखने के दौरान जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उन्हीं का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। समझ पाए दोनों को, ठीक है, हाँ वेरी गुड, एकदम सही है। तो जो भी चीजें हम सीखते हैं, ठीक है, और सीखने के दौरान जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वही व्यवहार में
परिवर्तन का जो हम अध्ययन करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान बोला जाता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्या रहेंगे, कुछ पहलू रहेंगे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्या रहेगी, कुछ तत्व रहेंगे, तो इसको भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। कौन कौन से तत्व हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इनके मुख्य रूप से 3 तत्व होंगे, ठीक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है पूछा गया है एक बार, हालांकि यहाँ आपके सीजी में नहीं पूछा गया है, लेकिन जो दूसरे स्टेज में जो आपके क्या होते हैं, सीजी टेट शिक्षक भर्ती होते हैं, उसमें इसको पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व है भाई, 3 तत्व है। ये 3 तत्वों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान कितने तत्वों से मिलकर के बना है, 3 तत्वों से। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा, जो बालक होते हैं, ठीक है, जो शिक्षार्थी होते हैं, बालक बोलो चाहे आप क्या बोलो, शिक्षार्थी बोलो, यही क्या है, पहले तत्व हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे कौन होंगे, हमने क्या कहा कि हम शिक्षा मनोविज्ञान के किन के बारे में जानते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो किन के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, किसी मनुष्य का, किसी बालक का, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी उनके व्यवहार में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन भी किन के द्वारा कराया जाता है, शिक्षक के द्वारा कराएंगे, किनको, एक बालक को। तो दूसरा आपका क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे। दूसरे जो इनके तत्व रहेंगे वो शिक्षक होंगे, और तीसरे जो आपके तत्व रहेंगे वो कौन से हो जाएंगे, जो सीखने के दौरान हम कोई मतलब जितने भी विधियों का यूज कर रहे हैं, शिक्षण विधियों का जो यूज करते हैं, वही क्या हो जाएगा आपका शिक्षण के मतलब तीसरे तत्व हो जाएंगे, ठीक है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के तीसरे तत्व हो जाएंगे, एक बालक, एक शिक्षक, और एक कौन सी हो जाएंगी, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, ठीक है। ये तीनों को आप लोगों को मोस्टली क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हो क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओत प्रोत घूमती है। तो आंसर करने हैं आपको शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव का, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया का, अधिगम परिस्थितियां का, कि सभी विकल्प सही है। चलिए बताइए कौन सा होगा, सभी विकल्प सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो शिक्षार्थी है एवं उनके जो अधिगम अनुभव है कि वो कैसे कैसे चीजों को सीखते हैं, ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, शिक्षक मतलब जो प्रक्रिया को कराने वाले हैं, जो शिक्षार्थी को सिखाने वाले हैं, इनके ओतप्रोत घूमेगी। और तीसरा क्या हो जाएगा, अधिगम परिस्थितियां, कि कौन कौन सी परिस्थितियों में हम बालकों को कैसे कैसे अधिगम करवा रहे हैं, हम कैसे उनको शिक्षा देते हैं, किन किन मेथड का यूज करते हैं उनको सिखाने के लिए, उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तन हम लाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका अधिगम परिस्थितियां हो जाएगा। तो ये सभी जो विकल्प है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है, देखो आ गया ये, ठीक। द मेन एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, की इनमें से सभी। तो बिल्कुल शिक्षार्थी भी है, सीखने की जो प्रक्रिया है, मेथड है, विधियां है, ये भी है, और कौन हो जाएंगे, अध्यापक। ये तीनों की तीनों क्या है, मुख्य तत्व है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो बिल्कुल आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सरकारी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव मेथड बोल सकते हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधि। चलिए बताइए, तो हम शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारे कुछ विधि पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके कभी कभी पूछा भी जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, अंतः दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि, प्रायोगिकरण विधि, ठीक है। तो ये विधि को एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन आते आएगा मैं बताते जाऊंगी आप लोगों को। तो इसमें 4 विधि दी है, ठीक है। एक इसमें और याद रखना है, जैसे ये एक हो गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। और थोड़ा IMP उसको मैं बता देती हूँ। 5वां आपको याद रखना है इसी में, तुलनात्मक विधि। 6वां आपको याद रखना है विकासात्मक विधि। अवलोकन विधि हो गया, और आपको याद रखना है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि याद रखना है, ठीक है। और है जैसे जैसे आते जाएगा मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी, ठीक है। तो देखिए इस विधियों मतलब हम जब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, बच्चों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में चर्चा करते हैं, तो कुछ विधियों का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि हमने 3 प्रकार के इनके क्या देखे थे, तत्व देखे थे। तो जो सीखने की प्रक्रिया है कि कैसे कैसे इनकी सीखने की प्रक्रिया होती है और हम कौन कौन से मेथड के
मतलब कौन कौन से मेथड का यूज करके हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो यही जो क्या रहेगी आपकी मेथड रहेगी, विधियां रहेगी, यही क्या कहलाएगी आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियां। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंतर्दर्शन विधि पूछा गया है कभी कभी, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है इनसाइट। इनसाइट मीन क्या होता है, जब आप स्वयं के बारे में क्या करते हो, जानते हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा था हार्वर्ड गार्डनर का। तो उसमें क्या होता है, इंट्रापर्सनल होते हैं, जिसमें हम स्वयं के बारे में क्या करते हैं, जानने की जो बुद्धि होती है उसमें, उसको इंट्रापर्सनल बुद्धि बोलते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आपका अंतर्दर्शन बुद्धि हो जाएगा, जब आप स्वयं के बारे में क्या करते हो, जानते हो, अपने ही अंदर आप क्या करते हो, दर्शन करते हो, ठीक। बहिर्दर्शन मीन्स जब आप बाहर दर्शन करते हो या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में आप जानने का क्या करते हो, मतलब उनका अध्ययन करते हो जानने के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी आपकी, बहिर्दर्शन विधि हो जाएगी, ठीक है। और अवलोकन विधि में आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तुलना करोगे, अवलोकन करोगे नहीं, तुलनात्मक विधि में तुलना होगा, अवलोकन में आप सिर्फ क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, किसी भी चीज को अवलोकन करोगे। प्रयोगीकरण में आप क्या करोगे, प्रयोग करके देखोगे। जैसे आप लोग प्रयोगीकरण विधि में बच्चों को अवलोकन विधि के माध्यम से, प्रयोगीकरण विधि के माध्यम से स्कूल में सिखाओगे कि नहीं, कि किसी भी चीज को अगर आपको बताना है, जैसे आपको बताना है समुद्र के बारे में, ठीक है, कि हम समुद्र में जो खारे समुद्र होते हैं, मृत सागर के बारे में आपको बताना है, तो बिल्कुल आप बच्चों को आप वहाँ पे क्या करवा सकते हो, प्रैक्टिकल करवा सकते हो, है ना। एक गिलास में आप नॉर्मल वाटर रख दिए, एक गिलास में आप नमक से घुले हुए वाटर रख दे, और इसमें जो उबले हुए अंडे होते हैं उसमें जो नॉर्मल वाटर है उसमें आप पहले उसको डुबा के देखिए, तो उसमें पूरी तरीके से जो अंडा है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन जब आप उसको नमक से घुले वाटर में आप उसको डुबाने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाता है, तैरने लग जाता है, ठीक है। तो उसमें आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं, तो ये आपका कौन सी विधि हो जाएगी, प्रयोगीकरण विधि हो जाएगी, जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को क्या करते हो, दिखाते हो। तुलनात्मक विधि में क्या होगा, कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, तुलना करोगे, दो चीजों के बीच में आप क्या करोगे, तुलना करोगे। तो इसको थोड़ा सा निगेटिव विधि माना गया है, आप लोगों को याद रखना है। जैसे हम मुझे बालक के बारे में क्या करना है, उनके विकास के बारे में अध्ययन करना है, तो मैं कभी भी तुलनात्मक विधि का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि तुलनात्मक विधि में हम दो बालकों के विकास का हम अध्ययन करते हैं। तो हमको एक बालक के विकास का अध्ययन करना है, तो इसमें दूसरे बालक का क्या, उनको इससे तुलना तो नहीं करेंगे ज्यादा, है ना। मतलब हमको सिर्फ इसके ही विकास के बारे में अध्ययन करना है, तो वहां पे आप विकासात्मक विधि लोगे, विकासीय विधि लोगे, ना कि तुलनात्मक विधि। तो ये तुलना करने संबंधी होता है, चाहे आप उनकी शिक्षा संबंधी तुलना करो, चाहे किसी भी इसमें आप तुलना करिए, ये हमेशा निगेटिव विधि माना गया है, ठीक है। विकासात्मक विधि में क्या होगा कि आप बच्चे का, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बोल सकते, वृद्धावस्था तक बोल सकते हैं, ठीक है। वृद्धावस्था तक आप क्या करते हो, इनका जब अध्ययन करते हो कि बच्चे जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उनमें व्यवहार में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी आपकी, विकासात्मक विधि। और इसी विधि को वंशानुगत विधि भी बोला गया है, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, वंशानुगत विधि भी बोला गया है। क्यों वंशानुगत विधि बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते, उनके जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक करते, जन्मों का हम जब क्या करते हैं, अध्ययन करते, तो इसी कारण इसको क्या बोला गया है, वंशानुगत विधि बोला गया है, विकासीय विधि को। और ये बच्चों का अध्ययन करने के लिए क्या होता है, उनके विकास का अध्ययन करने के लिए, उसके वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए बेस्ट विधि होती है, ठीक है। जब हम बच्चों की वृद्धि और विकास का अध्ययन करते हैं तो विकासात्मक विधि होती है। और निरीक्षण विधि में आप क्या करते हो, किसी भी चीज का निरीक्षण करते हो, तो वो निरीक्षण विधि होगा। तो ये कुछ विधियां है जिसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। और आपको देगा जैसे आत्मनिरीक्षण विधि देगा, एक आपको देगा जैसे किसी के बारे में, चलिए और आगे है फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक। तो इसमें कौन सी विधि हो जाएगी, चलिए बताइए। सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ कौन सा होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव मेथड बोला गया है। सब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, जब आप स्वयं के बारे में जानते हो, व्यक्तिनिष्ठ बोला गया है, ठीक है। तो व्यक्तिनिष्ठ जब आप स्वयं के बारे में जानते हो, ठीक है, स्वयं का अध्ययन करते हो, स्वयं के अंदर आप दर्शन कर लेते हो, तो यही क्या होगा आपका अंतर्दर्शन विधि, वही क्या बोला गया है, सबसे ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि माना गया है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके, एकदम सही है सभी का। इनसाइट क्या हो जाएगा आपका, हाँ थ्योरी हो जाएगा, गुड गुड। चलिए देखते हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझकर प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्देश्य के साथ संबंधित है, उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान कि शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझ का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या कहा अभी, शिक्षा मनोविज्ञान मीन्स क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, शिक्षा
मनोविज्ञान। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, जब एक बालक का पूरे जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक या मृत्यु तक का उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो क्या होता है, बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग क्या बनने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं। ठीक है, टीचर बनने वाले हैं और आप लोग किनको पढ़ाओगे, एक बच्चे को पढ़ाओगे स्कूल में जा करके। अब ये बताइए, जब तक आप इन बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में आप लोग नहीं जानोगे तो उन बच्चों को कैसे सिखा पाओगे, नहीं सिखा पाओगे ना भाई। तभी तो आप लोग देखे होंगे जो आपके टीचर भर्ती के क्या है, जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें आपका डायरेक्ट 30 नंबर का पहले मतलब जो क्वेश्चन आता था, अब तो हालांकि शिक्षक भर्ती में 20 नंबर का हो गया, लेकिन जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें तो 30 नंबर का आता है ना, सबसे ज्यादा वेटेज वाला, कि आप बच्चे को कितना ज्यादा समझते हो एज अ टीचर। ठीक है, तो इसी कारण इसमें यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना, CDP पढ़ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना, बच्चों के बारे में जानना ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, जब तक आप बच्चों के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप उनको अच्छे से नहीं सिखा सकोगे। इसी कारण तो हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं कि बच्चे का जो क्या है, उनके व्यवहार में जो चल रही है। आपकी क्लास में 30 के 30 बच्चे हैं, एक टीचर ही जानता है कि हर बच्चे के माइंड में क्या क्या चलते रहता है नहीं। हालांकि आप ऐसे लगेगा आपको कि हम कैसे जानेंगे करके, लेकिन जब आप 2-4 दिन स्कूल जाओगे ना, बच्चों से जब आप कनेक्ट हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका मतलब जो बच्चे आपसे बोलवाना चाहते हैं या बच्चे क्या सोचते रहते हैं उनके बारे में आप खुद जान जाते हो, है ना। तो क्यों जानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने क्या पढ़ा है, बच्चों के बारे में पढ़ा है, बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा है कि बच्चे कौन कौन से एज में कैसे कैसे क्रियाएं करता है, क्या क्या सीख जाता है, क्या उनकी मंशा होती है, क्या क्या वो सोचते रहते हैं, बाल्यावस्था में क्या सोचते हैं, किशोरावस्था में क्या सोचते हैं, और उनके अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ाते हो। ऐसा तो नहीं ना कि पहली क्लास में ही बच्चा आया उसके बाद डायरेक्ट आप उनको एकदम से बुक पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, ये तो गलत होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चों को हमको स्टार्टिंग से ही बुक नहीं पढ़ाना है, ठीक है, बल्कि कहीं ना कहीं हमको उनकी कहानी, कविता, है ना, रचनात्मक क्या करना है, उनको हमेशा शिक्षा देनी है। तो इसी कारण हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है कि बच्चों के बारे में हम जाने, व्यवहार के बारे में जाने। इसी कारण कहीं ना कहीं हम क्या पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या लेंगे। हाँ अच्छा, उसका नंबर कम कर दिया है, नहीं किया है वीरेंद्र जी, 20 नंबर का है भाई। ठीक है, जो CDP है आपका, हाँ इतना आप लोगों को याद रखना है कि जो CDP है, तो CDP में आप लोगों को कम से कम, ठीक है, 10, जैसे 20 नंबर का आपका CDP आने वाले शिक्षक भर्ती में, तो 10 नंबर से आप लोगों को कंटेंट से देखने को मिल सकता है और 10 नंबर से आप लोगों को पेडागोजी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं ऐसे मतलब बता रही हूँ, अगर उनकी मंशा रही तो ये ऐसे बनाएंगे सिलेबस, लेकिन देंगे आपको कुछ अलग ही। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिसको आप खुद नहीं बना पाओगे। जैसा इस बार CGTET में कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हम परिचित थे, बना लिए उसको, ठीक है, घुमा के दिया था तब भी हमने बनाया था। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसको मंगल ग्रह से लाया रहेंगे, जिसको आपको खुद नहीं पता होगा कि ये क्या है भाई, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही आपको देखने को मिल सकता है कि कंसेंट जितने भी आप लोग देखते हो मनोवैज्ञानिक, उनका जो क्या है, बालकों पर जो जो क्या किए हैं, रिसर्च किए हैं, ठीक है, अधिगम हो गया आपका, ये सबसे आपका 10 नंबर का। उसके बाद बच्चों को आपको कैसे कैसे सिखाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पेडागोजी से आपका 10 नंबर का डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए बताइए इसमें शिक्षा समाजशास्त्र होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान होगा। जब एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझ का प्रयास करना चाहिए, तो कौन सा उद्देश्य संबंधित है, इससे शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है कि एक शिक्षक को सबसे पहले तो बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना चाहिए, मनोविज्ञान के बारे में उनको पता होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं जाकर के उनको बच्चों को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। अगर आपको ही इनके बारे में नहीं पता है तो बिल्कुल भी वहां पे आप बच्चों को सिखा नहीं सकते। ठीक है, अच्छा टिकेश्वर जी आपने नहीं देखा है क्या अभी तक? ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को सिलेबस भेज दूंगी, फिर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जहां तक मैंने देखा है तो आप लोग बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जो आपके CDP है, CDP और अरे यार CDP, ठीक है, CDP पहले 30 नंबर का आता था, ये 20 नंबर का हो गया। अगर मैं वर्ग 3 की बात करूं तो, ठीक है, वर्ग 3 में इतना ही है। उसके बाद मैथ्स आपका, ठीक, मैथ्स भी 20 नंबर का, दोनों सबसे ज्यादा वेटेज रखता था, 30-30 नंबर का, ये दोनों 20-20 नंबर के हो गए हैं आपके। जो EVS है आपका, चलिए पहले हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, हिंदी आपके कितने नंबर के आएंगे?
17 है क्या? 17 है ना, ठीक है। चलिए ये 17 है। उसके बाद आपके जो क्या है EVS है, ठीक है, ये 13 नंबर है ना, मैं भूल गई हूँ, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी 17 के हैं। EVS जो है आपके कि ये 13 है जी, 17 है ना, ठीक, ये 13 है। उसके बाद जो आपके कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर आपके आएंगे 7 नंबर के, और जो आपके GS है वो कितने नंबर के आएंगे? 7 नंबर के। देखो तो हुआ कि नहीं, गलत हो गया क्या? हाँ EVS 13 है ना, ठीक ठीक। ये तो ज्यादा हो गया जी, कहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया? 101 नंबर हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा हो गया है? शायद एक 6 नंबर का है ना आपके ना। GS शायद 6 नंबर के हैं, ये शायद 6 नंबर के हैं, ठीक है, ये 6 नंबर के हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ GS 6 नंबर, ठीक ठीक, याद आ गया, ठीक। तो इसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ये वर्ग 3 का है। सेम ऐसे ही आप लोगों का वर्ग 2 का भी है, जिसमें जो आपके साइंस है वो आप लोगों को दोनों में से, दोनों पोर्शन से आप लोगों को 30 नंबर का मतलब इसमें सिर्फ वर्ग 3 का ही आया है, ठीक है, वर्ग 2 का नहीं आया है, क्योंकि उसमें विषयवार होने वाले, तो कैसे कैसे देंगे तो उन लोग जानेंगे, लेकिन ये 3 का है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं। व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे क्या दे दो, कोई क्वेश्चन अभी इसको बनाए ना, ठीक। चलिए व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे क्या दे दो, एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर और चाहूं, मतलब जो चाहूं मैं क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। किन्होंने कहा था? फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन, होल्जिंगर। ये मेरा एकदम अभी तक का फेवरेट क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत पसंद है ये, और एकदम सही ही कहा है जिन्होंने भी कहा है। सामान्य ज्ञान 6 नंबर का कैसे पढ़े, किसको पढ़े? बिल्कुल भी मंजू जी आपको सामान्य ज्ञान को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना 6 नंबर के लिए, GS ऐसा पोर्शन होता है, एक पूरा क्या होता है, समुद्र होता है, ठीक है। ये पूरा एक किसके समान होता है? समुद्र के समान होता है। जितना भी पढ़ो उतना क्या है, ये कम है, पूरा इनकी गहराई को आप पता नहीं लगा सकते, है ना। तो GS को आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, मत पढ़िए, 6 नंबर के में कोई कुछ नहीं होता। 2-3 ऐसे भी आप जितना भी पढ़ोगे ना, 2-3 नंबर से ज्यादा आपके बनेंगे ही नहीं GS, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आप लोगों को लगेगा ना कि इधर का पूरा अगर पोर्शन, सबसे पहले तो आप लोगों को मैथ्स को अच्छे से पढ़ना है, CDP को अच्छे से पढ़ना है जो आपके वेटेज वाले हैं, ठीक है, हिंदी को अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट में जिनका भी पकड़ अच्छे से है तो बिल्कुल उनको शिक्षक भर्ती निकालने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज और, कंप्यूटर जिनका भी है बिल्कुल आप बना सकते हो, 5 नंबर का तो आपका ऐसे इजिली ही बन जाएगा अगर आप कंप्यूटर को पढ़ के जाते हो तो, ठीक है। लेकिन GS को ऐसा है कि समुद्र के समान है, जितना भी पढ़ो पूरा कम है, पूरे इनके गहराई का आप पता नहीं लगा सकते, तो इसको आप लोग ज्यादा मत पढ़िएगा। वो वर्ग 2 वाले हैं जो सब्जेक्टिव वाइज है उन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग मत पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ोगे भी तो इधर का जितना भी पोर्शन है आप लोग पूरा भूल जाओगे, छूट जाएगा, तो इसको मत ही करिए, वही अच्छा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल छोड़ दीजिएगा उसको। अगर आप लोगों को लगता है कि फिर भी पढ़ना है करके, तो थोड़ा बहुत आप लोग क्या कर सकते हो, MCQ लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोगों को मतलब उसमें दिया रहेगा इतिहास के बारे में, तो थोड़ा सा देख लेना, मध्यकालीन इतिहास के बारे में देख लेना, अकबर बीरबल वाला। उसके बाद जो भी क्या है आपके आधुनिक से ज्यादा आते हैं तो वहां से देख लेना। करेंट अफेयर को थोड़ा देखते रहना, क्योंकि करेंट अफेयर से साथ 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं आपके, ठीक है, कहीं से भी मत दे, लेकिन इन लोग करेंट अफेयर का दे देते हैं। देखना आप लोग पिछले वाला जो शिक्षक भर्ती में दिए थे तो 1-2 क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो ऐसे ही करेंट अफेयर को आप लोग सरसरी तौर पर ही पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए अब इसमें बताइए क्या क्या होगा। वॉटसन आ रहा है, ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। तो देखिए वॉटसन क्या बोलते हैं, और इनका कथन भी एकदम सही है कि मुझे आप क्या दे दो, एक नवजात शिशु दे दो, नवजात शिशु, ठीक है। इनको मैं चाहूँ तो डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, मतलब जो भी आतंकवादी, नक्सलाइट, कुछ भी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? तो देखिए एक नवजात शिशु आप लोग देखे होंगे वो क्या होते हैं, एक मिट्टी के लोंदे के समान होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, मिट्टी के लोंदे को कुछ भी आकार में हम लोग ढाल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो मैं उसको मटका भी बना दूं, चाहे तो मैं उसको गुड्डी गुड़िया भी बना दूं, चाहे तो मैं उसको बर्तन भी बना दूं, चाहे तो मैं मूर्ति भी बना दूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर मेरे पास वो मिट्टी के क्या है, लोंदे है।
सेम वैसे ही मिट्टी के लोंदे के समान कौन होते हैं? एक बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है। चाहे तो आप कुछ भी बना दो। अगर मैं इस नवजात शिशु को, ठीक है, अगर एक नवजात शिशु डॉक्टर के यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है, डॉक्टर के यहाँ पैदा हुआ है, और डॉक्टर क्या कर रहा है, उनको पहले से ही क्या कर रहा है, उनके माइंड में ये डाल रहे हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। नहीं भी डाल रहे तब भी वो अपने पापा को देख करके या आसपास के लोगों को देख करके उनको सीख मिली कि दूसरे का इलाज करा है तो मुझे भी, तो उनका माइंड भी क्या हो जाता है, पूरा इनके समान ही हो जाएगा। अगर कोई टीचर के यहाँ पैदा हुआ है तो बिल्कुल वो अपने पापा की तरह बन जाएगा, टीचर बन जाएगा। ठीक, एक बच्चा जिनके मम्मी पापा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चोरों के हाथ में आ गया है, ठीक, तो वो स्टार्टिंग से चोरों को चोरी करते हुए देख रहा है, तो जाहिर सी बात है ना भाई, वो तो चोरी करना सीखेगा ही सीखेगा, क्योंकि उनका क्या है, वो कमाने नहीं सीखेगा, वो हमेशा क्या करना सीखेगा, चोरी करना सीखेगा। तो यही है कि एक बच्चा मिट्टी के लोंदे के समान होता है, और जिस प्रकार से आप उनको सिखाने की कोशिश करोगे, जिस भी माहौल में वो बच्चा रहेगा, उस माहौल को वो क्या कर लेता है, पूरा ग्रहण कर लेता है। तो बिल्कुल ये कथन किनका था, वॉटसन का था, और इन कथन को याद रखना है। एकदम मोस्ट आईएमपी कथन है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, चाहो तो मैं उनको क्या बना सकता हूँ, वकील, चोर, नक्सलाइट, डाकू, चोर, लचुक्का, जो भी हमें क्या कर सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत की किशोरावस्था में। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, इसको आप लोग भूल ही नहीं सकते हैं ना, वॉटसन ने कहा है करके, क्योंकि वॉटसन ही एक ऐसा है जो बच्चों के बारे में बहुत क्या करते थे, सोचते थे। और आप लोग देख कि जहां पे भी आप लोगों को सबसे ज्यादा वॉटसन का ही क्या मिलेगा, व्यवहार का विज्ञान देने वाले। बच्चों के व्यवहार के बारे में उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया था। तभी तो उनको पता चला ना कि बिल्कुल मैं उनको क्या बना सकता हूँ, डॉक्टर भी बना सकता हूँ, इंजीनियर भी बना सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने गहराई से उनके व्यवहार का क्या किया था, अध्ययन किया था। व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान को किन्होंने कहा था, वॉटसन ने ही तो कहा था ना। अभी तक उनको कोई नहीं झुठला पाया था, तो वॉटसन ने ही गहराई से उनका अध्ययन किया था, तभी तो कहीं ना कहीं उनको क्या कहा था, हाँ ठीक है, कि मैं बच्चों को कुछ भी बना सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो बिल्कुल उन्होंने बच्चों का, मैं वोट लगा दूंगा, हाँ बिल्कुल मैंने ही आप लोगों को कनेक्ट करवाया था ना। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या लोगे। ठीक है, तो देखिए जब हम, अगर आपको पूछा जाता है कि बच्चों का विकास कहाँ से शुरू हो जाती है, तो हमेशा आपको कहाँ लेना है, गर्भकाल से, ठीक है। बच्चों का जो विकास है, बच्चों का क्या है, विकास है, उनकी वृद्धि है, वो गर्भकाल से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको पूछे कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कहाँ से करते हैं, तो देखिए कभी भी गर्भ के अंदर हम विकासात्मक मनोविज्ञान में उनके जीवन का अध्ययन नहीं करेंगे। भाई जब बच्चा जन्म लेगा, उस व्यवहार का अध्ययन करना मीन्स क्या होता है, मनोविज्ञान में हम व्यवहार का ही करेंगे ना। तो गर्भ के अंदर है तो उनको व्यवहार का आप लोग कैसे जानोगे, कैसे परिवर्तन होगा, नहीं होगा वो, ठीक है। जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है तब आपको पता चलेगा कि तो छोटों से लेकर के उतने बड़े होने तक के उनके व्यवहार में क्या क्या सीखा, क्या क्या परिवर्तन आया। तो बिल्कुल हम विकासात्मक मनोविज्ञान में उनके व्यवहार का परिवर्तन करेंगे, जन्म से लेकर के उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं उनके जीवन का, न कि गर्भकाल से। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को जन्म से लेना है। भाई क्वेश्चंस को पढ़िए क्या बोला गया है, आप लोग सी लगा रहे हो, जीवन पर्यंत। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है तो जन्म से ही करेंगे, ठीक है। जीवन पर्यंत ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो आंसर है वो क्या लिया गया है, जन्म से लिया गया है, क्योंकि आपको कब कर रहे हो ये ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। जीवन का अध्ययन कब से शुरू हो जाता है ऐसा पूछा गया है, तो आपको क्या लेना है, जन्म से लेना है, ना कि जीवन पर्यंत। हालांकि आपको पूछा जाएगा जीवन पर्यंत भी हम करते ही है, लेकिन विकासात्मक में जन्म से कैसे करेंगे, इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, बच्चे की वृद्धि और विकास कैसे कैसे होता है इसके संबंध में हम इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी को वंशानुगत क्या बोला जाता है, मतलब वंशानुगत विधि भी बोली जाती है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो वृद्धि और विकास कहाँ से होगा, जन्म से ही होगा। तो बिल्कुल इसका जो अध्ययन है हम कहाँ से करेंगे, जन्म से ही करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, चलिए बताइए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन था। पेस्टरोलॉजी को, हर्बर्ट को, फ्रोबेल को, कि विलियम जेम्स को। सी, चलिए गलत है, सी नहीं होगा भाई,
ठीक है, प्रोबेल नहीं होगा। मैं आप लोगों को हर बार रटवाती थी। शिक्षा मनोविज्ञान, अगर आपको पूछे कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे, जीन पियाजे। कौन हो जाएंगे, जीन पियाजे चाचा को हम मानते हैं बाल मनोविज्ञान के जनक, क्योंकि इन्होंने अपने ही बच्चों पर सबसे पहले तो अध्ययन किया था पकड़ पकड़ के, ठीक है, पहले तो अपने पड़ोसी के बच्चों पर करते थे, फिर अपने ही बच्चों पर, तभी तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया है ना, कि बच्चों में संज्ञान, समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता, ये कैसे कैसे विकसित होती है। तो यही आपके सीडीपी में 4 नंबर तो जीन पियाजे से यही आपको दिलाता है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों के बारे में कैसे कैसे पढ़ोगे, है ना, कैसे कैसे सीखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त में, अमूर्त में, जब वो संवेदी पेशी में रहते तो किसके माध्यम से सीखते, ये सारी चीजें जीन पियाजे ने ही दी है। इसी कारण हम इनको क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक बोलते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किनको माना जाता है भाई, तो पेस्टोलॉजी को माना जाता है। किनको माना जाता है, पेस्टोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। तो दोनों याद रहेगा आप लोगों को। एक क्या याद रखना है, बाल मनोविज्ञान जीन पियाजे, एक क्या रखना है आप लोगों को, शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि कौन हो जाएंगे, पेस्टोलॉजी हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, खिलेश्वरी जी थॉर्नडाइक को भी मानते हैं कभी कभी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, इनको भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। और किनको माना जाता है, थॉर्नडाइक को भी माना जाता है, थॉर्नडाइक को भी माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर इनको थॉर्नडाइक भी लिया जाता है और कहीं कहीं पर इनको पेस्टोलॉजी भी लिया जाता है, लेकिन अधिकांश जो मैंने देखा है इसका आंसर पेस्टोलॉजी ही लिया जाता है, ठीक है, थॉर्नडाइक नहीं लिया जाता। थॉर्नडाइक ने भी शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में इन्होंने बहुत सारे क्या किए थे, रिसर्च किए थे, लेकिन इनको ना लेकर के हमेशा आप लोगों को पेस्टोलॉजी लेना है। अगर दोनों आपके ऑप्शन में रहेंगे तो बिल्कुल आपको पेस्टोलॉजी लेना है, लेकिन जहां पे आपको पेस्टोलॉजी नहीं दिखता और थॉर्नडाइक दिया रहेगा तो क्या ले लेना है, थॉर्नडाइक लेना है। दोनों को याद कर लेना है, ठीक है। थॉर्नडाइक को भी माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, और किनको माना जाता है, पेस्टोलॉजी को भी माना जाता है। समझ पाए, ठीक है। हाँ, दोनों के दोनों है, लेकिन अगर दोनों दिया रहेगा तो पेस्टोलॉजी को लेना है, लेकिन थॉर्नडाइक नहीं दिया रहेगा तो पेस्टोलॉजी को लेना है। पेस्टोलॉजी नहीं दिया रहेगा तब के केस में आप लोगों को किनको लेना है, थॉर्नडाइक को लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, पेस्टोलॉजी दिया है, थॉर्नडाइक नहीं दिया है, तो बिल्कुल इजिली तरीके से इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, पेस्टोलॉजी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी आनुवांशिक विधि है, बताना है आप लोगों को, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक के विकासात्मक, ठीक है, बार बार बताते आ रही हूँ, जिसमें हम बच्चों के किंडरगार्टन फ्रोबेल, हाँ बिल्कुल, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, तो फ्रोबेल है, जिन्होंने केजी, आप लोग जो अभी बच्चे पढ़ते हैं यूकेजी, ठीक है, एलकेजी, तो बिल्कुल उन्होंने किन्होंने दिया था, तो किंडरगार्टन ने दिया था, तो बिल्कुल इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपका मंडे से थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोग को एक बार कॉल करके और सर से बात कर लीजिएगा कि सर जितना जल्दी हो सके थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करवाइए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पोस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। हाँ, तो अभी वही सीजीपीएससी का एग्जाम है, इसी कारण सर भी थोड़े से बिजी हो गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग बोलिएगा सर से कि सर जल्दी से क्लास करवाइए करके, तो मंडे से आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि अभी संडे को सीजीपीएससी का एग्जाम है, ठीक है। चलिए, ठीक है गंगा जी, करें फिर। तो अंदर दर्शन में मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब हम स्वयं के अंदर झांकते हैं, स्वयं का दर्शन करते हैं। बहिर्दर्शन में हम क्या करते हैं, दूसरों का क्या करते हैं, इसमें हम स्वयं का अध्ययन करते हैं, स्वयं का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, स्वयं के बारे में जानते हैं, ठीक। उसके बाद बहिर्दर्शन में क्या करते हैं, दूसरों के बारे में जानना, ठीक है, दूसरों का अध्ययन करते हैं, दूसरों के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं, दूसरों के व्यवहार के बारे में जानते हैं, तो वो क्या होता है, आपके बहिर्दर्शन हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपको याद रखने, प्रयोगात्मक में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो बच्चा कौन सा हमारा, विकासात्मक, जिसमें हम बच्चों के वृद्धि कैसा कैसा होता है, क्या उनको उनके मम्मी पापा से कुछ कुछ जो गुण है वो मिला है, क्या बच्चे ने पर्यावरण से कितना गुण सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म होने के बाद
हम उनके वृद्धि और विकास के संबंध में जो भी क्या करते अध्ययन करते वही क्या कहलाते हैं विकासात्मक। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आनुवंशिकी विधि ही किनको बोला जाता है, शिक्षा विकासात्मक विधि को, क्योंकि हम बच्चों के इसमें वृद्धि और विकास का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट सही तथा विश्वसनीय विधि है, बताना है आप लोगों को, अंतर्दर्शन विधि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि, प्रयोगात्मक विधि की निरीक्षण विधि। ठीक है, तो अध्ययन की, व्यक्ति के अध्ययन की बोला गया है यहाँ पे, व्यक्ति के अध्ययन के सर्वाधिक स्पष्ट सही तथा विश्वसनीय विधि कौन सी होगी, चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल डेली होगा एमसीक्यू कोमल जी, अभी क्या बोलते हैं यूट्यूब में जगह ही खाली नहीं रहता, इसी कारण अभी मैं ऐप से मैं ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यूट्यूब खाली हो जाएगा फिर यूट्यूब में ही होगा। अभी सीजीपीएससी के कारण थोड़ा सभी बिजी हैं तो उसमें मैं नहीं ले पा रही हूँ, फिर आप लोगों को ये क्लासेस जो है वो फ्री देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे इसका। चलिए बी आ रहा है सभी का। ठीक है, तो देखिए अगर व्यक्ति के अध्ययन करने की आप सर्वाधिक स्पष्ट तथा सही विधि लेते हो तो क्या कौन सा हो जाएगा, ये जो केस स्टडी विधि है इसमें आप क्या करते हो, कोई व्यक्ति के बारे में, ठीक है, कोई व्यक्ति के बारे में क्या करते हो, उनका मतलब केस का, मतलब केस स्टडी विधि बोला गया है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में उनके जन्म से लेकर के उनके साथ कौन कौन सी घटना हुई है, ठीक है, इनके संबंध में आप उनको क्या करते हो अध्ययन करते हो। ठीक है, तो ये व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि होगा, ये भी विधि से संबंधित है। तो व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट सही और विश्वसनीय, हाँ तो यही विधि जो है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि नहीं होगा, कहीं कहीं पर इसको प्रयोगात्मक विधि भी लिया गया है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति के अध्ययन की बोला गया है ना, तो व्यक्ति के अध्ययन में आप प्रयोगात्मक किसको लाओगे, प्रयोगात्मक में तो वो प्रयोग करेंगे ना भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनके बारे में आपको स्पष्ट रूप से जानना है, सही क्या है, गलत क्या है, विश्वसनीय क्या है। ठीक है, तो आप उन व्यक्ति का क्या करोगे, केस स्टडी करोगे कि जन्म से लेकर अभी तक इन्होंने क्या क्या किया है, क्या इसके साथ सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, उस सभी चीजों को आप एक नोटबुक में आप नोट करते हो, उनका स्टडी करते हो, तो ये क्या होता है आपका व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे स्किनर, कॉल्सैनी, क्रो एवं क्रो, किन्नल तथा अन्य। तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा को भी आप लोगों को याद करते जाना है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में परिभाषा, दो परिभाषा आप लोगों को पूछा गया था, तो इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। तो चलिए, हाँ अन्नपूर्णा जी गुड आफ्टरनून आपको भी। मैम मैथ्स की क्लास नहीं हो रही है क्या, मैथ्स की क्लास तो हो रही है जी, शायद एप्स में हो रही होगी ना। अच्छा वीरेंद्र जी बोल रहे हैं ए होगा, सी होगा, बहुत लोगों का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग ए बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इनका जो क्या है सही मतलब परिभाषित करने मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो क्रो एवं क्रो थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक उनको सीखने के अनुभवों का क्या करते हैं, वर्णन और व्याख्या करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा किन्होंने कहा था, क्रो एवं क्रो में। अब थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, याद कैसे रखेंगे कि देखिए यहाँ पे दो दिया है, एक क्रो और दूसरा क्रो, दो दिया है। तो बच्चे का हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक करें ना, मतलब दो स्टेज में ही, मतलब वृद्धावस्था तक। ठीक है, कौन से स्टेज में, दो स्टेज में ही लेकर के इनको हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसको याद रखना है आपको, जन्म से वृद्धावस्था अगर कोई बोलेंगे तो कौन बोलेंगे, क्रो एवं क्रो बोलेंगे। ठीक है, तो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का जब हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, ऐसा बोलने वाले कौन थे, क्रो एवं क्रो। अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं, स्किनर ने भी कहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं।
स्किनर, ठीक। स्किनर का कथन आप लोगों को क्या याद रखना है? स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की, ठीक है। अध्यापक जो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, किस चीज का तैयारी करते हैं? बच्चों को हमको कैसे पढ़ाना है उनका। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की क्या है? आधारभूत शिला है। क्या है भाई? आधारभूत क्या है? शिला है। इसको आप लोगों को याद रखना है स्किनर के संबंध में, ठीक है। तो स्किनर ने क्रो ने क्या कहा था? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन करते उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। तो स्किनर क्या बोलेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की क्या है? तैयारी की आधारभूत शिला है। अध्यापकों की तैयारी की, जो अध्यापक जो है वो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं, तो वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान होता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े बिना हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो ये स्किनर का एक और डायलॉग था, ठीक है, ये पहला है। और एक और आपको याद रखना है इसी में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से क्या है? संबंधित है। इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से क्या है? संबंधित है। अधिगम से क्या है? संबंधित है, ठीक। ये दूसरा भी स्टेटमेंट इन्होंने ही दिए थे। तो एक कौन सा? अध्यापकों की तैयारी की आधारभूत शिला है, और दूसरा कौन सा? शिक्षण तथा, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से क्या है? संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षण से और अधिगम से। शिक्षण अधिगम सेम ही होते हैं। तो शिक्षण हमको बच्चों को कैसे कैसे कराना है, कौन सी विधि से करवाने हैं, और व्यवहार में परिवर्तन कैसे होते हैं, ये दोनों से संबंधित है। इसी को क्या बोला जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान बोला जाता है। ऐसा इन्होंने कहा था स्किनर ने। फिर हम दूसरा देखते हैं और क्या दिया है इसमें। एक मनोवैज्ञानिक का नाम है कॉलसेनिक, ठीक है। कॉलसेनिक क्या बोलते हैं? तो कॉलसेनिक का भी कथन आपको याद रखना है। कॉलसेनिक, जितना ज्यादा हो सकता है ना आप लोग कनेक्ट किया कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे याद रखोगे ना तो कभी याद नहीं होगा आप लोगों को। हाँ, कॉलसेनिक क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की क्या है? सिद्धांतों व परिणामों का, मनोविज्ञान की सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग है, ठीक है। तो ये किन का है? कॉलसेनिक का है। तो याद रहेगा कॉलसेनिक का। स्किनर का दो याद रखना है, अध्यापकों की तैयारी और एक शिक्षण और अधिगम। अध्यापक तैयारी करेंगे तभी तो बच्चों को शिक्षण और अधिगम कराएंगे, तो दोनों को एक साथ करके याद रखना है। कॉलसेनिक ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की सिद्धांतों, ठीक है, सिद्धांतों व परिणामों का क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना है। ये किन्होंने कहा था? कॉलसेनिक ने। थोड़ा सा लंबा है तो इसको भी थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की सिद्धांतों व परिणामों का क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। सिद्धांतों व परिणामों का, ठीक है, सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? अनुप्रयोग है। ऐसा किन्होंने कहा था? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं वीरेंद्र जी, आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहोगे ना तो नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए, अभी रहेगा पूरा, अभी जो भी आप लोगों का चलेगा टॉपिक वाइज, तो पूरा ये सब आप लोगों को मैं रिकॉल करवा दूंगी, ठीक है। एक कौन से मनोवैज्ञानिक थे? क्रो का भी होगा, कॉलसेनिक का भी होगा, नल एवं अन्य का भी याद रख लेते हैं। इन्होंने भी दिया था शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, नल एवं अन्य। एक नन भी आता है ना, वो अलग नल है, ये नल है, ठीक है। नल तथा अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से, ठीक है, ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से
क्या है? शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से। शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाला मानव व्यवहार है। परिवर्तित ही लिखना है, ठीक है। परिवर्तित होने वाला, परिवर्तित होने वाला क्या है? मानव व्यवहार है। मानव व्यवहार है, ऐसा किन्होंने कहा था? नल एवं अन्य ने, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है और ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। यही जो है वो क्या है, यहाँ पे थोड़ा याद करने लायक है। तो 4 मैंने आप लोगों को क्या बताया? परिभाषा बताया। चारों परिभाषा को घोल के आप लोगों को पी जाना है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी अगर पूछेगा, स्किनर हो जाएंगे। स्किनर नहीं, और क्या कहा था? शिक्षण तथा अधिगम, क्योंकि अध्यापक तैयारी करेंगे किनका? बच्चों को सिखाने का। उनको शिक्षण कैसे करवाना है, अधिगम कैसे करवाना है, तो दोनों में संबंधित है। बिल्कुल स्किनर ने ही कहा था। कौशिक ने क्या कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में जब हम क्या करते हैं, उनके सिद्धांतों व परिणामों का उपयोग करते हैं, तो वो क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान होता है, ऐसा कौशिक ने कहा था। और नल एवं अन्य ने क्या कहा था? कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित होने वाला मानव व्यवहार है, ठीक है। तो जहां पे भी शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया आएगा, सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित होने वाला मानव व्यवहार है, तो कौन हो जाएंगे? नल एवं अन्य हो जाएंगे। जैसे नल में आप लोग पानी भरते हो, तो नल कैसा रहता है? हमेशा सामाजिक, मतलब जो बहुत सारे जैसे पहले क्या होता था, नल लगा रहता था, तो जितने भी हमारे क्या है, हमारे सामाजिक प्राणी है ना, आसपास में जो अड़ोस पड़ोस है, उन लोग भरते थे पानी, ठीक है। तो वहां पे सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित होने वाला एक मानव का क्या है? व्यवहार है। कि नल से आपको याद रखना है कि नल में सभी लोग पानी भरेंगे। सामाजिक जो आपके आसपास के, आप जिससे सामाजिकरण करते हैं, वो सारे जो लोग हैं वो पानी वहां से लाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जहां पे भी सामाजिक प्रक्रिया देखने को मिलेगा तो नल एवं क्या हो जाएंगे? अन्य हो जाएंगे, ठीक है। जहां पे आप खुद और आपके अन्य जो सामाजिक क्या है, प्राणी है, उन लोग क्या भरते हैं? वहां पे पानी भरते हैं, ठीक है। हाँ मैम, आप बहुत अच्छा समझाते हो, ठीक है नैना जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है। हाँ, नन अलग है वीरेंद्र जी, ठीक है। और ये नल अलग है, नल अलग है। और नन वाला भी परिभाषा बहुत देखते हो ना आप लोग, ठीक है। सार्वजनिक नल, हाँ नल कैसा है? सार्वजनिक है, तो जहां पे सामाजिक आएगा तो उसको आप लोगों को नल एवं अन्य को लेना है, ठीक। तो ये सभी का याद रहेगा, स्किनर का भी, कौशिक का भी, और नल एवं अन्य का भी। और क्रो एवं क्रो को जन्म से वृद्धावस्था तक आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां नहीं है, पूछा गया है। चलिए कौन सी नहीं है उसको आप लोगों को बताना है जी। निरीक्षण विधि नहीं है क्या? तुलनात्मक नहीं है क्या? विकासात्मक, प्रयोगात्मक, प्रश्नावली विधि? बताएंगे कौन सी विधि इसमें से नहीं है। देखिए विधि को आप लोगों को याद नहीं रखना है ज्यादा, लेकिन जो भी चीजों, मतलब जो भी विधि का हम यूज करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है, वही सब विधि आएगी। जैसे निरीक्षण विधि आप लोग करवाते हो नहीं, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ये एक ही होता है ना। चाहे आपको अवलोकन दे, निरीक्षण दे, निरीक्षण में किसी भी चीज का जांच पड़ताल आप जब आप करते हो, ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हो? उस चीज को देखते हो, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हो, वो हो जाएगा। तुलनात्मक भी होगा। बताइए क्या आंसर ले रहे हो? डी ले रहे हो? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप लोग बी लगा रहे हैं। ये 11 का ओ क्या है जी? अनीता जी, इसमें तो ओ ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है, 0। अच्छा ठीक ठीक, समझ गई, ठीक। तो तुलनात्मक विधि में फिर से तुलना करोगे बच्चों का, ये वाली विधि हो जाएगी। निरीक्षण में आप उनका क्या करवाते हो? टेस्ट देते हो, निरीक्षण करवाते हो, जांच पड़ताल करवाते हो। विकासात्मक, वंशानुगत का जब आप अध्ययन करते हो, वृद्धि और विकास का अध्ययन करते हो। प्रयोगात्मक विधि का भी यूज करते हो, उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करवाते हो और प्रत्यक्ष रूप से चीजों को दिखाते हो। और प्रश्न वाली विधि का भी आप यूज करते हो, जब उनसे मौखिक प्रश्न भी करते हो, लिखित प्रश्न भी करते हो। प्रश्न वाली विधि भी 2 प्रकार की होती है, जिसमें आप एक खुला प्रश्न विधि का यूज करते
करते हो, एक खुले प्रणाली का यूज करते हो और एक कौन से प्रणाली का यूज करते हो, आप बंद प्रणाली का यूज करते हो, जिसमें आपका एक प्रश्न का एक ही आंसर रहेगा, किसमें, बंद में। ठीक है, एक प्रश्न का एक ही आंसर जब रहेगा, जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है तो ये बंद प्रश्न वाली विधि हो जाएगी। खुले प्रश्न विधि में जिसमें आप पूरा मूर्त चिंतन करते हो, इधर उधर आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, जिसका आंसर कभी खत्म ही नहीं होता, वो खुले प्रश्न वाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप दो प्रकार से देखते हो, तो इसमें सभी की सभी सही है, सभी की सभी क्या है, मनोविज्ञान की विधियां है। तो यहाँ पे ये सब नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं दिया है तो बिल्कुल यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आपके क्या बन रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता का मुख्य बिंदु है, बताना है आप लोगों को। बालक का चरित्र निर्माण हेतु, शिक्षण अधिगम की प्रकृति समझने हेतु, बालक के वृद्धि एवं विकास के अध्ययन हेतु, शिक्षण विधियों को समझने हेतु, संवेगों के नियंत्रण व शैक्षिक महत्व हेतु। तो हमको शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में आप लोगों को पूछा गया है। तो बिल्कुल सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका यूज हम बालक के चरित्र का निर्माण करने के लिए करते हैं, कि बिल्कुल जो एक बच्चा है, जैसे हमने बच्चे को क्या किया है, एक बच्चा जो है वो लोंदे के समान होता है, मिट्टी के लोंदे के समान, तो उनको बनाना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है ना, उनका भविष्य का निर्माण करना। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डी लगा रहे हो, इनमें से कोई नहीं करके, ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता का मुख्य बिंदु है, सभी है, हाँ सही है ना। चलो ठीक, इसमें से सभी है, ये यहाँ पे सुधार लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें से सभी सही है, सभी सही है ना। ठीक, चलो ये मैंने सुधार दिया यहाँ पे। तो शिक्षण अधिगम की प्रकृति समझने के लिए, कि बिल्कुल हमको बच्चों को कैसे सिखाना है, शिक्षण अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए, इनके लिए भी हम शिक्षा मनोविज्ञान का आवश्यकता होती है हमको। बालक के वृद्धि एवं विकास के अध्ययन हेतु, तो बिल्कुल हम विकासीय विधि का यूज करते हैं। शिक्षण विधियों को समझने के लिए भी हम शिक्षा मनोविज्ञान का यूज करते हैं। और संवेगों में नियंत्रण, के बच्चे जितना ज्यादा हो सके उनके संवेगों में नियंत्रण हम उनको कैसे ला सकते हैं, शैक्षिक महत्व के बारे में हम उनको कैसे बता सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगी। तो जिन्होंने भी यहाँ पे डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड, एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधि के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। यह मन के गहन कारणों को खोजने की विधि है। इसमें व्यक्ति के चेतन और अचेतन मन काम करता है। इस विधि को विलियम मैकडूगल ने विस्तारित किया था कि अचेतन मन के अध्ययन के द्वारा अतृप्त इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है। अतृप्त बोलने का मतलब है जब आप किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते हो, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ असंतुष्ट। ठीक है, चलिए अब बताइए इसके बारे में सही आंसर क्या है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद कल हमारा क्लास रहेगा किसका, जो मनोविज्ञान हमने पढ़ा था उसको और अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो तो एक मिक्स क्वेश्चंस में आ गया था, मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, ये दोनों से हम क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, ये शिक्षा मनोविज्ञान से ज्यादा नहीं है, बस इतना ही अगर आप याद रखते हो ना तो शिक्षा मनोविज्ञान से आपका क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मनोविश्लेषणात्मक विधि, अच्छे बताइए मनोविश्लेषणात्मक विधि आप लोग समझते हो, इनके प्रतिपादनकर्ता कौन है, सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो कौन है, ज्ञाता है। ठीक है, प्रतिपादन करता है वो कौन हो जाएंगे भाई, तो आपको याद रखना है सिगमंड, सिगमंड कौन हो जाएंगे, फ्रायड हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रायड को आप लोगों को याद रखना है। चलिए डी आ रहा है सभी का आंसर, केवल KLN करके। ठीक है, तो यह मन के गहन कारणों को खोजने की विधि है। तो इन्होंने क्या कहा था, एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में क्या होता है, जो हमारे मन के जो भी, देखो हमारा जो मन है, ठीक है, तो ये 3 तरीके से काम करता है। हमारा जो मन है वो कितने तरीके से काम करता है, ये 3 तरीके से काम करता है। एक तो हमारा कौन सा मन होता है, चेतन मन होता है। चेतन मन जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस क्या हो जाएगा, माइंड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, अर्ध चेतन मन। ठीक है, अर्ध चेतन मन, अर्ध चेतन मन हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा क्या हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा हमारा अवचेतन मन। अवचेतन मन जिसको हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो हमारा मन जो है ये भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के। एक चेतन मन, इसको भी, हाँ ठीक है, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड का यही बोलना था कि हमारा मन 3 प्रकार से काम करता है। कैसे कैसे, एक चेतन मन। चेतन मन क्या होता है, जैसे ही जिस मन के साथ आप क्या देख रहे हो, अभी क्लास देख रहे हो, ठीक है, जिसमें आप चीजों को याद कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, तो जहां पे भी आपका माइंड आपके साथ है, जिस चीज को आप समझ पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, वही आपका क्या होगा, चेतन मन होगा, कॉन्शियस माइंड होगा, जो आपके हमेशा साथ में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सो जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका अर्धचेतन मन काम करने लग जाता है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि सपने में मैंने मतलब किसी को देखा है, तो वहां पे आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो काम करते रहता है। आपका मन वहां पे आप लोगों को हालांकि लगता होगा कि सोने के बाद मेरा माइंड काम नहीं करता करके, सोने के बाद आपका चेतन मन काम करना बंद कर देता है, लेकिन आपका वहां पे अर्धचेतन मन क्या हो जाता है, जग जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपका अर्धचेतन मन काम करता है। या एक चीज और मैं बोलूं, जैसे आप किसी भी चीज को पढ़े हो, ठीक है, और उस चीज को आप क्या हो गए, भूल गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैंने कहा कि इस चीज को आप याद करो। जैसे जीन पियाजे के बारे में आप लोग, मैंने पूछ दिया कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, ये जीन पियाजे का डेट ऑफ बर्थ बताओ, आप भूल गए, लेकिन अगर मैं बोलूं कि याद करो, तो अगर आपको याद आ गया, मतलब वो आपके अर्धचेतन मन में था। ठीक है, अर्धचेतन समझ पा रहे हो, आधा भूला हुआ, आधा याद रहा हुआ। लेकिन एक ऐसा माइंड जहां पे हमको बिल्कुल भी याद नहीं होता, ठीक है, जैसे जीएस के बारे में आप लोग पूरा भूल गए होंगे, अभी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वो पूरा हमारे अवचेतन मन में चला गया। जब तक आप उसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे, तब तक आप उसको याद कर ही नहीं पाओगे। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड हो जाएगा, जिसमें हमको याद करने की संभावना नहीं होती। तो ये जो चीजें हमको याद रहती है, जो थोड़ा बहुत आप क्या करके वहां पे जोर लगा करके दिमाग को चला सकते हो, याद रख सकते हो, जो रात में आपका काम करेगा। ठीक है, और चेतन मन जो बिल्कुल भी आपका काम नहीं करता है, और जो भी चीजें आप भूले रहते हो, ये सब अर्धचेतन मन में ही चला जाता है। तो 3 प्रकार के मन हमको सिगमंड फ्रायड ने दिया था कि ये तीनों मन हमारा क्या करता है, काम करता है करके। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। तो यही जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, हाँ, तो यहाँ पे दिए गए हैं, यह मन के गहन कारणों को खोजने की विधि है। बिल्कुल सही है भाई, हमारे मन के जो 3 क्या है प्रकार है, इसको इन्होंने बताया थे। गहन कारणों को खोजने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति के चेतन और चेतन मन का काम करते हैं। यहाँ पे चेतन अगर केवल दिया रहता तो स्टेटमेंट गलत होता, लेकिन चेतन दिया है, अचेतन दिया है, अर्धचेतन भी है, 3 चेतन आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर ऐसे आता कि इसमें व्यक्ति के केवल चेतन और चेतन मन काम करता, तब ये स्टेटमेंट क्या होता, आपका गलत होता। लेकिन ये सही है भाई, क्योंकि चेतन और चेतन मन और अर्धचेतन तीनों चेतन मन काम करेगा। इस विधि को विलियम मैकडूगल ने विस्तारित किया था क्या, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इनको सिगमंड फ्रायड ने दिए थे। तो यहाँ पे ये अहम स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएंगे। अचेतन मन के अध्ययन के द्वारा अतृप्त जो हमारे असंतुष्ट इच्छा होती है, उसको हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कौन से वाले एम वाले दिख रहे हैं, उसको ऐसे ही आप लोग काट देंगे। तो 3 हमारे सही है, तो कौन कौन से के एल एन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज आपका जो मनोविज्ञान से क्या है ना, सॉरी, जो शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन है वो इतने ही हैं। जो भी मतलब एकदम आईएमपी है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने बिल्कुल लाया और आप लोगों को बता भी दिया। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए, जो विधि है उससे भी बनेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फिर आज इतना ही था, उसके बाद कल हम बिल्कुल मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान से लेकर के मैं क्वेश्चन आऊंगी। ठीक है, चलिए, समझ में आया सभी को, हाँ चलिए फिर, थैंक यू सभी को, कल मिलते हैं सभी, ठीक है।